नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार फिर से लेकर आया हूं एक नया टॉपिक आप सभी के लिए। ये जो टॉपिक है 12th बायोलॉजी के बेस पे है। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि 4 भागों में डिवाइड है। उसमें से मैं पहले टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले वीडियो अगर आपने देखे होंगे मेरा, तो आपको याद होगा मैंने इससे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, बताया था। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखें वो वीडियो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि वो वीडियो ज़रूर देखें, एक बार पूरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्लियरली समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है, इसको मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मेन। मानव में प्रजनन चक्र का पहला पॉइंट में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, और पहला पॉइंट है इसका गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, इस हेडिंग पर हम चर्चा करेंगे, इस पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे युग्मक जनन। जनरली आपको ये जानना चाहिए कि युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, ये पूरे ह्यूमन बींग्स में व जितने भी प्रकार के मल्टी सेलुलर एनिमल्स इन पृथ्वी पर रहते हैं, सभी में, चाहे वो एक्वाटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एरियल ही क्यों ना हो, सभी में गैमेट का फॉर्मेशन उनके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन का मतलब होता है गोनेड्स, जनद। ठीक है, गोनेड्स, जनद की जब भी बात आती है तो टेस्टिस होता है, वृषण होता है मेल में, नर में, और ओवरी या अंडाशय होता है फीमेल में या मादा में। ठीक है, ये 2 ऐसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये समझ जाइए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही क्लियरली समझ लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय गोनेड्स। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय गोनेड्स, जनदों से गैमेट का निर्माण, युग्मक का निर्माण। तो गोनेड्स जो होते हैं, जनद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टेस्टिस इन मेल, ठीक है, ओवरी इन फीमेल, ये 2 प्रकार के होते हैं। दोनों अंगों के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मकों का निर्माण गोनेड्स की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। मतलब मियोसिस डिवीज़न होता है, तब जाके ये गैमेटोजेनेसिस संपन्न होता है। क्लियर है? किसके द्वारा होता है? इनकी कोशिकाओं में पाई जाती है, इन दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है जर्मिनल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जर्मिनल सेल पाई जाती है। जब जर्मिनल सेल में रिडक्शन डिवीज़न या न्यूनकारी विभाजन या मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है, तब जाके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेट के बारे में बात करते हैं तो 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं। टेस्टिस इन मेल में बनाता है स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है, और दूसरा होता है ओवरी, फीमेल में बनाता है ओवा या अंडाणु। इसी को हम लोग एग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल या अंड कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस में, अब ये क्लियर हो गया होगा, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा गैमेटोजेनेसिस का। तो मैं इसके फर्स्ट पॉइंट में जाना चाहूँगा, गोनेड्स के टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन में जाऊँगा। ठीक है, अर्थात मेरा
इसके बेस पे जो सेकेंड टॉपिक मैं ले रहा हूँ, मतलब इसमें मैं जो जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा आज के इस वीडियो में आपके लिए, वो होगा गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेकंड होता है इसका oogenesis, oogenesis एंड देन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज का मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इन मेल जर्मिनल सेल्स या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। जैसे मैंने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पहले, जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन देखे वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस का देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इन टेस्टिस के द्वारा, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब टेस्टिस या वृषण के द्वारा स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होना या निर्माण करना स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाता है। क्लियर है? ये मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन ये लिखा हूं तो इसको भी सुन लीजिए। ठीक है, इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ ओवा या ओवम या और एक सेल इन ओवरी, अर्थात ओवरी या अंडाशय में ओवम या एक सेल का निर्माण होना, ये कहलाता है oogenesis। अंडाणुजनन हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके आगे आप देखिए। टेस्टिस जो होता है उसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कि कैसे होता है टेस्टिस, किस प्रकार की संरचनाएं होती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बाहर निकला हुआ स्क्रोटम में पैक्ड एक गोलाकार संरचना, दानेदार संरचना होती है। दोनों तरफ जो पेनिस या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके आजू बाजू या आइट साइड राइट लेफ्ट में आपको ये दिखाई देगा, 2 की संख्या में अ पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई देगा। ठीक है, तो वृषण की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, शुक्रजन नलिका है, उसमें जर्मिनल सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती है? जर्मिनल सेल्स पाई जाती है। उन जर्मिनल सेल्स के द्वारा ही मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, फिर से टेस्टिस की क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल सेल्स के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाता है। क्लियर है? इस समय जो जनन स्तर होता है, जो जर्मिनल लेयर होता है, इसकी सारी कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस करने की क्षमता रखती है। मतलब आसानी से वो स्पर्म का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है। लेकिन उन सब में से केवल कुछ ही सेल्स होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य करती है। ठीक है, उन कोशिकाओं को जो स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी जर्मिनल सेल या जर्म सेल भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अर्थात स्पर्मेटिड का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अर्थात स्पर्मेटिड का निर्माण। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक जर्मिनल सेल जो होता है, प्राइमरी जर्म सेल जो होता है, वो मियोसिस डिवीज़न करता है और न्यू हेप्लॉइड सेल्स का निर्माण करती है।
क्लियर है? मैं इसमें आगे एक ही लाइन में लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें जो प्राइमरी जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल फर्स्टली मियोसिस डिवीज़न करता है। मियोसिस डिवीज़न के द्वारा हैप्लॉइड सेल बनाती है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित कोशिका बनाती है। इन अगुणित कोशिका को ही स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटिड कहते हैं। इस अगुणित कोशिका को ही स्पर्मेटिड कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बहुत क्लियरली ये मैंने लिखा और बताया आपको कि टेस्टिस में पाई जाने वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उपस्थित जर्मिनल सेल अर्थात जर्म सेल, जिसका नाम पड़ा प्राइमरी जर्म सेल, प्राथमिक जनन कोशिका में फर्स्टली मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न के बाद, चूंकि डिवीज़न के बारे में जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा कि 2 टाइम मियोसिस डिवीज़न होता है। 2 टाइम मियोसिस डिवीज़न होने से न्यू हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। ये न्यू हैप्लॉइड सेल बाद में कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटिड में। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है 3 चरणों में पूरी होती है। ये जो प्रक्रिया होती है 3 चरणों में, ठीक है, 3 चरणों में पूरी होती है। ये प्रक्रिया है 3 चरणों में पूरी होती है। इसमें से फर्स्ट जो प्रोसेस आता है इसमें, उस प्रोसेस का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेस। मल्टीप्लिकेशन फेस। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेस है उसको मैं अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फेस है इसके बाद मैं पूरी बाकी की इस एक्टिविटीज़ ग्राफ से बता रहा हूँ, जो आपको स्टेट बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल के आधार पर आंसर देना है। ठीक है, मैंने कहा इन स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन में सबसे पहले एक कोशिका होती है जिसका नाम है, उस सेल्स का नाम है प्राइमरी जर्म सेल। ये क्या है? प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है, किस अवस्था में रहता है? डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, विथ डिप्लॉयड क्रोमोसोम। ठीक है, द्विगुणित अवस्था में रहता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x के रूप में लिख रहे हैं, द्विगुणित प्रकार का। ये प्राइमरी जर्म सेल हो गया जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। ठीक है, उसी की कुछ कोशिका है कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी जर्म सेल में, जो कि हमारा पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन फेस। ठीक है, तो अब मैं इस इधर ग्राफ भी बनाते जाऊंगा, इधर एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, दोनों चीज़ें आप साथ साथ देखते जाइए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है गुणन कोशिका। इसमें जो प्राइमरी जर्म सेल है ये कंटिन्यू बार बार माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कुछ कोशिकाएं बनाती है। उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। देखिए क्या क्या बनाती है। अभी हमने कहा ये जो प्राइमरी जर्म सेल है बार बार समसूत्र विभाजन करती है। फर्स्ट टाइम करेगी, ठीक, समसूत्र विभाजन, तो मातृ कोशिका के समान ही नई कोशिका बनती है। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट विभाजन हो गया। 2x 2n लिख रहा था मैं, 2n भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक बार विभाजित हुई, फिर से ये 2 बार विभाजित हो रही है। ये हो गया फिर 2x, देन 2x, सॉरी नीचे लिखा था मेरे से, 2x। ठीक है, इसमें भी 2 बार विभाजित हुई, तो ये हो गया 2x एंड देन 2x आल्सो। मतलब कई बार विभाजित होती है। कौन सा कोशिका विभाजित हुई? प्राइमरी जर्म सेल कई बार विभाजित हुई। कौन से डिवीज़न के द्वारा विभाजित हुई? माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा। तो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा, सॉरी डिवीज़न, DIVI, डिवीज़न के द्वारा ये कई बार
विभाजित होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन बनी हुई न्यू सेल्स को, इस सेल्स को और इस सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जैसे नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन, तो गुणन करके देखो कितनी कोशिकाएं बना ली। ठीक है, पहले 2 बनाई समसूत्र विभाजन से, बाद में 4 बना ली, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं इस ग्राफ में। ये इतना है मल्टीप्लिकेशन फेज। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन फेज, MP लिख रहा हूँ, इससे आप समझ लेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका जो सेकेंड जो एक्टिविटीज़ है, उस सेकेंड एक्टिविटीज़ का नाम आता है, सेकेंड में क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो बार बार समसूत्र विभाजन के द्वारा नई बनी कोशिका है, जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा, ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके, मतलब स्पर्मेटोगोनिया फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके आकार में बड़ी हो जाती है, एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाती है, बिग साइज सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, बिग साइज सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, और वो फॉर्मेशन कैसे करेगी आप ग्राफ में देख के क्लियरली समझ जाएंगे। इन चारों में से कोई एक कोशिका क्या करती है, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके आकार में थोड़ी सी सामान्य से जितनी बड़ी दिखाई दे रही है उससे ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये हम इतना बड़ा बना दिए आपकी जानकारी और समझने के लिए, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके बिग साइज सेल का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार बनी हुई न्यू बिग साइज सेल को हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये हो गया ग्रोथ फेज। क्लियर है? ग्रोथ फेज में हमको क्या मिला, तो ये जो बड़ी आकार की कोशिका बनी है, ये किसके अंदर बनी है? ये ग्रोथ फेज में बनी है। तो ये मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, ग्रोथ फेज, GP लिख रहा हूँ। ये हो गया MP, ये हो गया GP, ग्रोथ फेज। क्लियर है? आकार में बढ़ गई। अब इसका तीसरा जो प्रकार आता है, इसी में सॉरी A1 2 एंड देन थर्ड, ऐसा ये वाले थर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आगे और भी लिखना पड़ेगा। मैच्योरेशन फेज, थर्ड इसमें होता है मैच्योरेशन फेज। ये जो मैच्योरेशन फेज होता है, यह परिपक्वन अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में, इन दिस फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटिन्यूली 2 टाइम्स डिवाइड होती है, 2 बार डिवाइड होती है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये 2 बार डिवाइड होती है, और दोनों बार डिवीज़न से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। चूँकि वो जो डिवीज़न है वो रिडक्शन डिवीज़न होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा, इसलिए अगुणित प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होती है। देखिए, ये जो ग्रोथ फेज में बनी हुई न्यू कोशिका है, जिसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपने नाम दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, थर्ड स्टेज में हमने गए। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, लगातार विभाजित होकर मियोसिस डिवीज़न करके ये बनाती है, हैप्लॉइड सेल का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये कई बार विभाजित होती है। तो कई बार विभाजन में पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न। उसके बाद होता है सेकेंड मियोसिस डिवीज़न। सेकेंड मियोसिस डिवीज़न 2 बार विभाजित हुई, दोनों बार अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हुई। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न जब होता है तो ये 2 कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, दोनों कोशिकाएं कुछ इस प्रकार के रहती है। ठीक है, X बस लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बनी हुई सेल है, इसका नाम है, जो इस समय बना, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
साइट, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वाली सेल्स है ये कैसी है, दिखाई दे रही है, एक सिंगल एक्स बस दिखाई दे रही है, तो ये हो गया हैप्लॉइड सेल के रूप में दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, अगुणित कोशिका के रूप में ये दिखाई दे रही है। थोड़ा सा एक मिनट, ये हाँ अब अगुणित कोशिका के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन सा डिवीजन हुआ था, तो इस डिवीजन का नाम आता है, चूंकि मैचुरेशन फेस में हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर जो डिवीजन हुआ इस डिवीजन को बोलेंगे फर्स्ट मैचुरेशन फेस। क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, सॉरी फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन बोलेंगे। यहाँ पर पहली परिपक्वन विभाजन अवस्था हुई जिसके पश्चात दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। समझ में आ गया कितने अगुणित कोशिकाएं बनी, दो अगुणित कोशिकाएं बनी। इसमें से एक कोशिका का नाम क्या आता है, दोनों कोशिका को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। कुछ समय बाद फिर से इसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है। ठीक है ना, कुछ समय बाद इसमें फिर से सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है, फिर से डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो दो से फिर से चार कोशिकाएं बन रही है, ये हो गया सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। ठीक है, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन हुआ यहाँ पर, ये लाइन को हम दर्शाते हैं सेकंड मैचुरेशन डिवीजन से। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन के पश्चात यहाँ पर जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, इस न्यू सेल का ही नाम होता है स्पर्मेटिड। क्या होता है, स्पर्मेटिड। क्लियर है, मतलब इसमें जब दूसरी बार परिपक्वन विभाजन होता है उसके बाद जो नई कोशिका बनती है उस कोशिका को ही कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मैचुरेशन फेज के कंप्लीट होते तक एक प्राइमरी जर्मिनल सेल 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, और आपका फर्स्ट पॉइंट ही यही था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मतलब स्पर्मेटिड बन चुका है। क्लियर समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, ग्रोथ फेज के बाद ये अवस्था क्या कहलाई, अभी जो अभी आपने पढ़ा ये हो गया मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। और इसका सेकेंड भाग होता है, दूसरा जो चरण होता है, क्या ये कहें कि दो चरण था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो उसका दूसरा चरण है, दूसरा प्रोसेस ये होता है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, ये होता है सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड फेज कह सकते हैं आप, दूसरा चरण कह सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिड बना है, स्पर्मेटिड कैसे बना आपको समझ में आ गया कंप्लीटली। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो बना हुआ न्यू स्पर्मेटिड है इसमें कुछ कहना चाहिए अटेंडली कुछ चेंजेस होता है, कुछ बदलाव होता है, बदलाव के होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। उसके बाद वो कंप्लीटली डेवलप मोबिलिटी वाले स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चल शुक्राणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ बदलाव के बाद अचानक कुछ परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन का ही नाम है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण होता है, रूप में बदलाव होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा, स्पर्मेटिड लंबाई में बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा, अचानक चेंजेस होगा, बदलाव होगा। ठीक है, और एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेज में क्या होगा, स्पर्मेटिड जो होता है वो लंबाई में बढ़ेगा, स्पर्मेटिड ग्रो करेगा। ठीक है, इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाता है। ठीक है, इसका कैरेक्टर याद रखना, जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड इनटू सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में बढ़ जाता है, 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाता है। सेंट्रियोल की संख्या कितनी हो जाती है, 2।
इसमें से जो 2 सेंट्रियोल है, मैं जब इस स्ट्रक्चर आप स्पर्म बनाऊंगा एक मैच्योर स्पर्म का, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो उसी में बनेगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड कैसे हो रहा है, ठीक है। स्पर्मेटिड लंबाई में बढ़ता है, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो सेंट्रियोल रहता है वो केंद्रक से थोड़ा दूर चला जाता है, पहले पास में रहता है, जो पास में है उसको समीपस्थ प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो दूर चला जाता है उसको डिस्टल कहते हैं। डिस्टल जो सेंट्रियोल्स रहता है उसमें क्या बोलते हैं, फ्लैजीला का डेवलपमेंट होता है और एक्सियल फिलामेंट बनाता है, ठीक है ना। 2 बना, जिसमें से क्या क्या बना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। जो डिस्टल होता है, जो दूरस्थ होता है, इसी से लगा हुआ एक्सियल फिलामेंट बनता है। क्या बनता है, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट बनता है, अक्षी तंतु का निर्माण होता है, ठीक है। यही अक्षी तंतु बाद में टेल का फॉर्मेशन करता है, टेल ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, समझ में आया। जो टेल बनता है उसी के पास माइटोकॉन्ड्रियल जो डिस्टल सेंट्रियोल था उसके चारों ओर उसको ढकना शुरू कर देते हैं। एक्सियल फिलामेंट पर एक आवरण बना देता है जिसका काम है स्पर्म को एनर्जी प्रदान करना, स्पर्म देना, ठीक है। इस समय इस स्थिति को नेबेन कर्म कहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया उसके चारों तरफ क्या कर देता है, एक आवरण बना देता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। स्पर्मेटिड का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं जिसको, वो सेंटर न्यूक्लियस के केंद्र में चला जाता है, मतलब शीर्ष भाग पर चला जाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। इसी में स्पर्मेटिड, इस समय क्या होता है, जब एक क्रोमोसोम वहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तब वहाँ पर जो वाटर का जो भाग होता है, पानी रहता है, वो सूख जाता है, ठीक है। सूख कर पूर्ण विकसित स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, पूर्ण विकसित स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जितने भी प्रकार के मैमल्स होंगे उसमें मैच्योर स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस नलिका जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके सर्टोली सेल्स में धसे हुए रहते हैं और वहीं से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं। मैंने आपको टेस्टिस के स्ट्रक्चर में वो चीज़ें बताया था। मतलब आपको मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में क्या मिलेगा, इनमें थोड़ा सा कायांतरण होता है, रूप का बदलाव होता है, और थोड़ा सा नहीं बल्कि इतने सारे स्ट्रक्चर का बदलाव हुआ मैंने अभी बताया आपको, और एक पुंछ वाले इस प्रकार की संरचना में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इसको बनाने की तैयारी करें तो इस प्रकार ये टेल आपको दिखाई दे रहा हो, ये कम्प्लीटली मैच्योर ओवम रहता है। ये एक्स 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 ये हो गया स्पर्म, क्लियर है, ये हो गया मैच्योर स्पर्म आपका, ठीक है। ये आरेख है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे इसको, ठीक है। ये जो स्पर्मेटिड बना, इसके बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना गया है। क्लियर है। आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।